प्रिय छात्रों, ये हमारे पास है यूपी बोर्ड का मॉडल सेट और ये हमारे पास है कॉपी। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में हम कॉपी कैसे लिखते हैं ताकि आप बेहतर नंबर ला सके। और आपको खुद पता है कि हम बहुत ही मेहनत करते हैं बोर्ड एग्जाम की तैयारी को लेकर के, है ना। तो ऐसे में अगर कॉपी को हम अच्छे से नहीं लिख पाते हैं तो हमारी नंबर जो है ना वो कटने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कॉपी हम कैसे लिखते हैं। और मैं आपको साथ ही साथ ये बता दूं कि भैया आप किसी भी बोर्ड के छात्र हो तो आपको साइंस और मैथमेटिक्स सभी बोर्ड का एक जैसा ही होता है, यानी एक ही पढ़ना पड़ता है। उसके बाद जैसे हिंदी हो गया तो यूपी में कुछ और, बिहार में कुछ और, झारखंड में कुछ और, यानी अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि बिहार बोर्ड का एग्जाम खत्म हो चुका है, एमपी बोर्ड का एग्जाम जारी है और अभी जितने भी बोर्ड है अभी कुछ बोर्ड का बाकी है। मैं आपको कहता हूं भैया अप्रैल के फर्स्ट सप्ताह तक सारे के सारे बोर्ड जितने भी है ना सबका एग्जाम समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम फिलहाल यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए हम लेकर के आए हैं और मैथ का कॉपी हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम कॉपी पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास मॉडल सेट है 2021 से लेकर के 2022 तक के लिए है। और यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं, उसको जानना जरूरी होता है। सबसे पहले आपको जो समय मिलता है 3 घंटे 15 मिनट, और इसमें से 15 मिनट क्या होता है पढ़ने के लिए, आपको क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए मिल जाता है, ठीक है। और कुछ यहाँ पे सामान्य निर्देश दिए गए हैं बहुत सारे, उसको आप पढ़ सकते हो आप आराम से, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि इसमें से कुछ निर्देश जो है इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें जो टोटल है वो 7 प्रश्न दिए गए हैं और आपको याद रखना कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। आप इस तरह से पढ़ सकते हो। ये 5वां भी इंपॉर्टेंट है। और छठा कहता है कि यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए और फिर काट करके यानी कट करके निशान लगा देना आपको। मतलब अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो और सॉल्व करने के लिए आपको कॉपी नहीं मिल रहा है तो उत्तर पुस्तिका के अगर हम पीछे जाएंगे तो उसमें मिल जाएगा, ठीक है। वहीं पे सॉल्यूशन करना और उसको बस कट का निशान लगा देना इस तरीके से, ठीक है। चलिए हम सीधा चलते हैं प्रश्न की ओर। ये सब हमारे प्रश्न हैं, देख सकते हो यहाँ पे। और इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले हम आंसर शीट को देख लेते हैं। ये हमारे पास उत्तर पुस्तिका है यानी परीक्षा पुस्तिका। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नाम लिखना है, माता का नाम लिखना है, पिताजी का नाम लिखना है, कक्षा, विषय, दिनांक, पूर्णांक और हस्ताक्षर भी लिख देना है। साथ ही साथ रोल नंबर, वर्ग, प्रश्न पत्र, मीटिंग, प्राप्तांक, हस्ताक्षर, निरीक्षक, ठीक है। ये आपको नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ से कहता है कि कृपया यहाँ से लिखना प्रारंभ करें, तो आप क्या करना, एक पेज को उलट करके लिखना शुरू कर देना, ठीक है। तो हम पेज को उलट करके ही शुरू करेंगे। तो आइए हम पहला प्रश्न लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम पेज को क्या करेंगे, उलट देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला प्रश्न में कहता है कि सभी खंड कीजिए, ठीक है। पहले में टोटल यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें ऑप्शन भी दिए गए हैं, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। तो पहला का क हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपको लिखना है प्रश्न उत्तर। क्या लिखेंगे, प्रश्न उत्तर, प्रश्नोत्तर, ओके, प्रश्नोत्तर 1, ठीक है, क्योंकि हम एक ही सॉल्व कर रहे हैं। और आपको याद रखना कि अगर आपके पास क्या है कि इसमें अगर चौथाई नहीं दिया रहे तो स्केल से आप चौथाई इसका कर लेना, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करेंगे। देखिए पहला का हम क सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो क क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है। अब बताइए सहअभाज्य संख्याओं का युग्म पूछा जा रहा है। तो अगर आप इसको क्या करना, सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो इसके पलट दोगे तो आपको मिल जाएगा लास्ट में, अंत में, ठीक है। तो मैं इसको बता दूं कि कहता है सहअभाज्य संख्याओं का युग्म। देखो सहअभाज्य संख्या अगर पहचानना है ना तो जो भी दिया होगा संख्या उसका HCF निकालना। अगर HCF 1 आ जाता है तो वही सहअभाज्य संख्या आएगा और HCF 1 नहीं होगा तो वह सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग लेते हैं। जैसे 14 और 35 है तो 14 का अलग फैक्टर करेंगे और 35 का अलग फैक्टर कर लेंगे। 2 से लगाएंगे ये 7 होगा, फिर 7 से लगाएंगे तो ये 1 होगा, ये कितना से लगेगा तो 5 से लगाएंगे तो 7 होगा। अब हम इसका HCF देखेंगे, HCF आप फिर 7 से भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो HCF जब भी निकालते हैं तो जो मैच करता है उसको हम लिखते हैं। यहाँ भी 7 है तो यहाँ भी 7 है, इस 7 को लिख दो, ठीक है। गुने यहाँ भी 1 तो यहाँ भी 1, इस 1 को लिख दो तो आ जाएगा HCF 7। मैंने क्या बोला कि HCF केवल 1 आना चाहिए, 1 आएगा तभी वो सहअभाज्य संख्या कहलाएगा, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे 7 आ गया तो पहला सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। चलिए हम दूसरा पर देखते हैं। दूसरा क्या कहता है, 18 और यहाँ 25 है तो 25। चलो फैक्टर करते हैं। 3 से लगाएंगे, 2 से लगा दो तो ये 9 होगा,
फिर 3 से लगाएंगे तो 3 होगा, अब इसमें 5 से लगाएंगे तो 5 होगा। देखो यहाँ पे इसको भी और हल कर सकते हो, 3 से फिर लगाओगे तो 1 आएगा, फिर यहाँ से 5 से लगाओगे तो ये 1 आएगा। अब HCF आपको निकालना है ना। देखो ध्यान रखना, इसमें कॉमन क्या हो रहा है, यानी दोनों तरफ कौन सा मिल रहा है, तो यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 ही मिल रहा है, बाकी तो कुछ मिल नहीं रहा है ना। तो HCF देख सकते हो 1 आ गया, इसका मतलब 18 और 25 क्या हो गया, सअभाज्य संख्या, यानी दूसरा आंसर होगा। तो दूसरा आ गया, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, तो लिखने का तरीका सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जैसे कि पहला का क्या, पहला का क है, और क का जो आंसर आया वो कितना कम आया, दूसरा ऑप्शन आया, दूसरा ऑप्शन, तो हम दूसरा लिखेंगे। और वो भी देख लीजिए दूसरा ऑप्शन में क्या है, उस संख्या को भी लिख देंगे, 18,25 आया, और ये हमारे पास आंसर हो गया। इसी तरीके से प्यारे बच्चों करते चलना है सभी को, ठीक है। आइए अब हम क्या करते हैं, दूसरा देखते हैं। तो दूसरा यहाँ पे देख सकते हो, यानी पहला का ख देख लेते हैं। पहला के ख क्या कहता है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस के 4x बराबर 0 के मूलों का गुणनफल है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो भैया मैं आपको बता दूं कि मूलों का गुणनफल कैसे निकालते हैं, देखो मैं आपको बताया। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से कौन होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला लिखेंगे। तो मूलों के गुणनफल बराबर क्या होता है, तो मूलों के गुणनफल बराबर जो होता है, याद रखना कि अचर संख्या क्या होता है भैया, अचर संख्या बट्टे में x² का गुणांक, क्या होता है, x² का गुणांक, ओके। तो अब याद रखना कि अचर संख्या हमारे पास क्या है, देखो ये a के जगह पे, ये b के जगह पे, c के जगह पे कुछ नहीं है, तो c के जगह पे कुछ नहीं, यानी अचर संख्या तो इसमें कुछ नहीं नजर आ रहा है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, अचर संख्या के जगह पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0, क्या लिख सकते हैं 0, और बट्टे में x² का गुणांक। तो x² का गुणांक क्या है हमारे पास, तो ये देखो गुणांक का मतलब जिसमें उतना से गुना हो, यानी x² में देखो कितना से गुना हो रहा है, तो x² में 3 से गुना हो रहा है, तो हम 3 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो हम 0 में 3 से भाग दे रहे हैं, तो याद रखना कि 0 में दुनिया की किसी भी संख्या से भाग दोगे ना तो उसका रिजल्ट 0 ही आएगा, क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ तक देख लो ऑप्शन ए में है, ख के पहला में है 0, ठीक है। और ये जब कर लेने के बाद इसको ऐसे क्रॉस भी कर देना रफ में, ठीक है, तो 0 हमारे पास आंसर आएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं उत्तर, तो मैं आपको बता देता हूं। तो हम लिखेंगे क्या, पहला के, यहां से पहला का ख, ठीक है, पहला का ख का जो आंसर आया वो क्या आया, तो यहाँ पे देख सकते हो 0 क्या पहला में है ना, पहला के ख का पहला हमारे पास आया, और पहला तो आ गया, इसका 0 आंसर है, तो हम लिखेंगे क्या 0, ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। इस तरीके से आपको करते जाना है, कोई दिक्कत नहीं। आइए अब हम इसका दूसरा देखते हैं। तो दूसरा आप देख सकते हो, नहीं तीसरा इसमें होगा ग का, ठीक है। कहता है कि समरूप त्रिभुजों की विशेषता होती है कि पहला उनकी संगत भुजाओं की समानुपातिक हो, और दूसरा संगत कोण बराबर हो, तीसरा उपयुक्त में से दोनों, ठीक है, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, उपयुक्त में से दोनों। क्योंकि जब भी समरूप त्रिभुज की विशेषता होती है, देखो समरूप कोई भी त्रिभुज हो तो उनकी संगत कोण जो होती है ना हमेशा बराबर होती है, और संगत भुजाएं भी क्या होती है, आपस में समानुपाती होती है। तो पहला और दूसरा हो जाएगा दोनों आंसर, तो इसके लिए तीसरा में दिया गया उपयुक्त में से दोनों, तो ये दोनों, ठीक है। तो तीसरा इज द राइट आंसर। तो ग के लिखेंगे, यानी पहला का क्या लिखेंगे, पहला का जो हम, तो पहला का ग का जो आया भैया वो देख लो यहाँ पे तीसरा, तो हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे तीसरा, ओके। क्या आया, तो यहाँ पे लिख देंगे उपयुक्त में से दोनों, क्या है, उपयुक्त में से दोनों, तो हम लिख देते हैं उपयुक्त में से दोनों, उपयुक्त में से दोनों, ओके। समझ में आ रही ना बात, तो मैंने लिख दिया। आइए अब हम अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है घ है। घ में क्या कहते हैं, cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का मान होगा, इसमें से कौन होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, रफ में सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम इसको कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले मान रखेंगे, क्या है, cos 60 डिग्री है, तो cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो भैया वो होता है 1/2, तो हम लिखेंगे क्या 1/2, ठीक है। और गुने में cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो वो होता है √3/2, तो हम लिखेंगे √3/2। ये माइनस तो माइनस, अब देखो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो वो होता है √3/2, और गुने में साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो वो होता है 1/2, तो हम लिखेंगे 1/2। अब देख लो √3 से 1 में गुना करेंगे तो √3, और 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4, माइनस के √3 से गुना में करेंगे तो √3, 2 से गुना करेंगे 4, ये दोनों सेम, एक प्लस का एक माइनस का, जब घटाएंगे तो हमारे पास क्या होगा 0 आएगा, है ना। तो इसका जो आंसर है भैया
जीरो आया यानी पहला आया, ठीक है, यानी घ का पहला। तो हम इसको हम लिखेंगे कैसे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहला का, क्या लिखेंगे, पहला का घ, ठीक है, पहला का घ। तो घ का हमारे पास क्या आया भैया, पहला आया है ना, तो हम लिखेंगे पहला, ओके। और क्या है, तो हमारे पास जीरो आंसर आया, क्या है, जीरो। तो ये हमारे पास आ गया। इस तरीके से आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा भाई, ठीक है। अब आइए, अब हम जो यहाँ पे सॉल्व करेंगे वो देख लो, अंगा। क्या करेंगे, अंगा। अंगा में क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। अब केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर ये है मानक विचलन, यानी अंग का हुआ चौथा, ठीक है आंसर। तो पहला का, इसको एक लाइन छोड़ भी सकते हो, अपने सहूलियत के हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है। इसको अड़ा भी बोलते हैं, ठीक है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग चीज़ बोलते हैं। तो पहला का अंग का जो हो गया भैया, यहाँ पे देख लो चौथा हो गया इसका आंसर, तो हम लिखेंगे क्या, चौथा, ओके। और हमारे पास चौथा में क्या, मानक विचलन, तो लिख लेते हैं मानक विचलन, तो हम लिखते हैं विचलन, विचलन, ठीक है, मानक विचलन। ये हमारे पास उत्तर हो गया, है ना, बहुत ही सिंपल से। आइए अब हम देखते हैं चौ में। चौ में क्या कहता है, दो बिंदुओं के निर्देशांक -8,0 तथा 0,-8 है, इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। मतलब मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु बराबर फॉर्मूला आपको पता है, मध्य बिंदु बराबर जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बता दूं कि वो होता है, एक मिनट। तो मध्य बिंदु बराबर फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर जो होता है भैया वो होता है x1 प्लस के x2/2, कॉमा y बराबर क्या होता है y1 प्लस के y2/2। तो इसमें ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो चलिए हम पुट करते हैं, x1 हमारे पास क्या है -8 और प्लस में x2 हमारे पास क्या है 0 और बटा में 2, ठीक है। और यहाँ पे y बराबर y1 हमारे पास क्या है 0 और प्लस के y2 हमारे पास क्या है -8, तो हम लिखेंगे -8 और बट्टे में 2। चलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अगर -8 और 0 जोड़ेंगे तो -8 ही होगा, -8 को 2 से भाग देंगे तो -4 होगा x बराबर, ठीक है। और यहाँ पे y बराबर क्या होगा, देखो 0 है प्लस के और ये -8 है, तो ये भी -8 ही होगा। जब कैंसिल करोगे तो -8 में 2 से हम भाग देंगे तो -4 आएगा। मतलब -4, हमारे पास आंसर आएगा। देख लो कि किस ऑप्शन में है, तो मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। ये जो है भैया हमारे पास ऑप्शन, ये देखो पहला में ये है, दूसरा है, ये तीसरा हो गया -4, -4 तीसरा हुआ है ना। तो यहाँ पे कह सकते हैं चौका जो हमारे पास आया, चौक आया तीसरा, है ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पहला के चौका, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं पहला के चौका जो आया हमारे पास तीसरा आया। और क्या है, तो -4, -4, ये हमारे पास आंसर आ गया, ओके। अब आइए, अब हम क्या करते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं इसमें से क्या है हमारे पास। अब देख सकते हो यहाँ पे जो आया भैया, ये देखो विदाउट ऑप्शन वाला आया। जब भी विदाउट ऑप्शन वाला आया ना, तो इसको हम क्या करते हैं, इसी में हम सॉल्व कर लेंगे कॉपी में ही। सभी खंड कीजिए, यहाँ पे दूसरा है, तो दूसरा के पहला में देख सकते हो क्या दिया गया कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x प्लस के 3 = 0 का व्युत्कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हल करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न उत्तर। क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर 2, ठीक है, क्योंकि हम 2 आप सॉल्व कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे जो दिया गया है, ओके, सभी खंड कीजिए, ये 2 में है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर 2। अब हम चलेंगे क्या, दूसरा का हम सॉल्व करेंगे पहले क। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो क हम लिखेंगे, ओके, दूसरा का। अब यहाँ पे देख लो दूसरा के क जो है, अब यहाँ पे क्या कहता है कि द्विघात समीकरण इतना दिया गया, तो उसी को हम लिख लेते हैं। द्विघात समीकरण जो हमको दिया गया है वो दिया गया भैया 2x² - के 4x एंड प्लस के 3 और बराबर में 0, ठीक है, ये हमको दिया गया है। और इसका हमें व्युत्कर ज्ञात करना है। तो हम यहाँ से हम लिखेंगे क्या, सबसे पहले हल, तो हम लिखते हैं हल, ओके। और इसका व्युत्कर यानी d ज्ञात करना है, तो d बराबर हम निकालेंगे। तो चलिए हम d बराबर निकाल लेते हैं। तो d बराबर फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है b² - के 4ac, यही होता है। अब यहाँ पे देख लो कि हमारे पास b का मान क्या है, देखो ये a का मान, ये b का मान और ये c का मान होता है। तो b का मान हमारे पास क्या है -4 है ना,
तो हम क्या करेंगे, माइनस के 4 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस के 4 गुने में ए का मान यहाँ पे 2 है तो हम लिखेंगे 2 और गुने में सी का मान क्या है हमारे पास 3 है तो हम लिखेंगे 3। ओके, अब यहाँ से क्या करेंगे, -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 16 होगा। एंड माइनस के, अब देखो 4 दूनी 8 होगा और 8 3 24 होगा तो हमारे पास 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आ गया भैया डी का मान क्या आ गया, तो देख लो 16 में से 24 घटाएंगे तो माइनस के 8 आएगा। अब जब माइनस में आ गया इसका मतलब डी का मान जो होता है वो यहाँ पे 0 से छोटा आ गया ना, तो कंडीशन रखा गया है कि अगर डी का मान भैया किससे छोटा आ जाए, 0 से छोटा आ जाए, डी का मान 0 से छोटा आ जाए तो इसका कोई हल नहीं होता है। तो इसकी जो मूलों की प्रकृति क्या होगी, यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः मूलों की प्रकृति, क्या लिखेंगे, मूलों की प्रकृति या प्राकृति, हाँ प्राकृति लिख सकते हैं, मूलों की प्रकृति लिख लो, प्रकृति बराबर क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। ओके, तो मैंने लिखा कोई हल नहीं होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोई वास्तविक मूल नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोई वास्तविक मूल नहीं या कोई हल नहीं होगा। तो ये मूलों की प्रकृति हमने लिख दिया, इस तरीके से लिखना है। आई होप कि ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो समझ रहे हैं। तो भैया आपको इसी तरीके से एग्जाम में लिखना है, आपने समझ लिया ना। तो वीडियो पसंद आ रहा है भैया तो लाइक करते चलना और दोस्तों को भी शेयर करना, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं उसमें, ताकि आपका जो डाउट है वो सारा क्लियर हो जाए। प्रिय छात्रों, दूसरा का यहाँ पे ख देख सकते दिया गया कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन और सेके का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको जो दिया है उसी को, यहाँ ख है ना, ख को हम सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे ख, क्या लिखेंगे, यहाँ से पहले लिखते हैं ख। ओके, हमने लिख लिया। अब जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है वो लिख लेते हैं। दिया गया कि यदि 15 cot a बराबर 8, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 15 cot a बराबर जो दिया गया है वो 8। तो हमको मान किसका निकालना है, वो निकाल साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। तो साइन ए बराबर वाट और उसके बाद सेक ए बराबर वाट, ये दोनों का मान निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम निकाल लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हल लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हल। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए cot a बराबर है ना, तो उसको हम लिखेंगे cot a बराबर 8 है तो 8। अब ये 15 गुना में है तो बराबर से इधर लाएंगे तो कहाँ जाएगा, बट्टा में जाएगा, तो बट्टा में आएगा। अब cot a बराबर जो फॉर्मूला तो वो क्या होता है भैया, cot थीटा बराबर जो जैसे tan थीटा p बाई बी, तो cot थीटा और b बाई पी, तो ये हो जाएगा b बाई पी। तो b की वैल्यू ये और p की वैल्यू ये। अब हम पाइथागोरस प्रमेय की मदद से हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, यहाँ पे लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय बराबर पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से आपको पता है ना कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या, तो लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर्ण निकालेंगे यानी h निकालेंगे। और जब हम h निकालते हैं कोई दिक्कत नहीं, h बराबर क्या होता है पी स्क्वायर और प्लस में क्या होगा बी स्क्वायर का रूट अंडर। अब देखो h को हम कर्ण बोलते हैं, p को परपेंडिकुलर बोले तो लंब बोलते हैं और b को बेस यानी आधार, h यानी हाइपोटेनियस। ठीक है, अब यहाँ पे हम मान पुट करेंगे, p का मान क्या है, p का मान 15। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 225 होगा, तो हम 225 डायरेक्ट करते हैं। प्लस में b का मान क्या है 8 है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 64 होगा, तो हम 64 करते हैं, रूट है तो रूट डाल देंगे। और यहाँ पे 225 और 64 जोड़ेंगे तो 5 4 9 6 2 8 और यहाँ पे 2 हो जाएगा 289 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भैया 17 आएगा। तो h की वैल्यू आ गई 17, b की वैल्यू 8 और p की वैल्यू 15। तो हमें साइन a का मान निकालना है, तो साइन a बराबर साइन a बराबर फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है p बाई एच, तो हम लिखेंगे p बाई एच बराबर, तो p की वैल्यू हमारे पास क्या है 15, तो हम लिखेंगे 15 और h की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो h की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं 17, तो हम लिखेंगे 17। अब दूसरा निकालना है सेक a बराबर, सेक थीटा बराबर सूत्र क्या, जैसे कॉस थीटा का सूत्र होता है b बाई एच, तो इसका हो जाएगा h बाई बी। ठीक है, उल्टा होता है इसका। तो h का मान क्या हमारे पास है 17, तो हम लिखेंगे 17 और बट्टे में b का मान क्या है, तो b का मान हमारे पास क्या दिया गया है, यहाँ पे देख लो, वो b का मान
हाँ बी का मान दिया गया 8 तो हम लिखेंगे 8। तो ये हमारे पास दोनों आंसर आ गया। तो यहाँ पे प्रश्न उत्तर 2, यहाँ पे देख सकते हो कि प्रश्न उत्तर 2 का ख का जो हमारे पास ये आंसर आया दोनों। ठीक है, इस तरीके से आपको कॉपी लिख देना है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो एंड दोस्तों को भी शेयर करो। ठीक है, अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।